Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। हमारे अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, एंड देन हम देखेंगे कैसे नर्वस सिस्टम हमारा पार्ट है, एंड वी आर गोइंग टू डील विद सो मेनी थिंग्स लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड इनके अंदर कौन कौन से चीज़ें आती हैं वो हम देखेंगे। देन हम देखेंगे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। देन वी विल सी अबाउट द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम दैट इज़ योर ग्लैंड्स, जिसमें हम अ वैरायटी ऑफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके सिक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स के केस में किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, सो इन केस ऑफ प्लांट दे हैव हार्मोन्स एंड देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, किस तरह के हार्मोन होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारे वीडियो को। आपको मैंने एक फ्लो चार्ट ऑलरेडी दिखा दिया है। सो नाउ लेट अस बिगिन एंड हियर वी गो। सो देखो, सबसे पहले जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमेशा जब भी आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता है उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं। ये जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं जिसके अगेंस्ट में हमारा ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो हम हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, जो रिएक्ट करते हैं टुवर्ड्स द पर्टिकुलर चेंज, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। इसको हम किस फॉर्म में भी देखते हैं, स्टिमुलस के फॉर्म में भी देखते हैं। तो स्टिमुलस या स्टिमुलाई को ही क्या डिनोट करता है, आपका चेंज इन द एनवायरनमेंट जिसके अगेंस्ट या जिसके रिस्पॉन्स में आपका ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। ये जो स्टिमुलस होते हैं किस किस तरह के हो सकते हैं, जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे बहुत गर्मी लग रही है तो हम रिएक्ट करते हैं, है ना। किसी हमने ठंडे चीज को छू लिया तो हम रिएक्ट करते हैं, अचानक से कोई साउंड आई तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सब क्या है, हमारे लिए स्टिमुलस है। नाउ ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है ये दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलस, बट इन दोनों का तरीका क्या है, अलग अलग है, राइट। प्लांट और एनिमल का तरीका क्यों अलग अलग है, बिकॉज आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो क्या है, दे आर इमूवेबल, है ना, एक जगह पे रुके रहते हैं। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स दे आर गोइंग टू बी मूवेबल ऑर्गेनिज्म, है ना। हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। तो इसी डिफरेंस की वजह से दोनों का जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका है टुवर्ड्स द स्टिमुलाई इज वेरी वेरी डिफरेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरह से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो अगर मैं एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो हमारे पास दो सिस्टम है जिसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। इनफैक्ट सारे एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन। These two systems include your nervous system and endocrine system. अब ये नर्वस सिस्टम क्या है, तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने क्लास 9th में जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था, कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी जिसमें आपने पढ़ा था न्यूरॉन या नर्व सेल, है ना, और आपने एक टिश्यू का नाम पढ़ा था नर्वस टिश्यू। तो ये जो नर्वस टिश्यू है कुछ कुछ इसी से ही रिलेटेड है आपका नर्वस सिस्टम। तो देखो क्या है नर्वस सिस्टम, बेसिकली जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये जो है हमारे नर्वस और मस्कुलर टिश्यू दोनों से ही होता है। नर्वस टिश्यू क्या है, वेरी इजी, आप लोगों को पता भी है कि ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि बना होता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन से। और ये किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट, वो किस फॉर्म में करता है, तो वो करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस की फॉर्म में, ठीक है। तो यही है आपका नर्वस सिस्टम। नाउ अब इस नर्वस सिस्टम में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है जैसे रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर बेसिकली आपके कुछ नर्व सेल्स होते हैं जो आपके स्पेशलाइज हो चुके हैं। सो बेसिकली दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल जो कि डिटेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ लोकेटेड है, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है जनरली वहां पे लोकेटेड होते हैं। जैसे हमारा ईयर, ईयर जो है हमारे किस काम आता है, हियरिंग के काम आता है ना, बैलेंस ऑफ द बॉडी बनाने के काम आता है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर। कुछ कुछ रिलेट कर सकते हैं फोन से, यानी कि सुनने के काम आता है। सो यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज योर आईज।
आईज भी हमारा सेंस ऑर्गन है ना, और आईज का काम क्या है, टू विजुअलाइज थिंग, यानी कि साइट सीइंग इस काम में आता है, देखने के काम आता है। तो देखने से रिलेट कर सकते हैं हम फोटो, है ना, फोटो को हम देखते हैं तो लाइकवाइज जो हमारे आई में रिसेप्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज फोटो रिसेप्टर। देन योर नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज योर स्किन। स्किन की अगर मैं बात करूं तो स्किन हमारा एक तो लार्जेस्ट ऑर्गन है, राइट। ये क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है, कोई चीज ठंडी है या गर्म है ना, हम टेम्परेचर को इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। टच, कोई अगर हमें टच करता है तो हम उसे कहाँ से फील करते हैं, स्किन से ही फील करते हैं। तो स्किन पे जितने भी आपके रिसेप्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मो रिसेप्टर कहते हैं। फिर आता है आपका नोज। नोज की अगर हम बात करें तो नोज किससे रिलेटेड है, आपका सेंस ऑर्गन स्मेल से रिलेटेड है। तो यस, यहाँ पे जितने भी आपके रिसेप्टर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जहाँ पे भी ऑल्फैक्टरी वर्ड आता है उसका रिलेशन किससे होता है, आपका स्मेल से होता है। तो नोज से रिलेटेड होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और इसका काम क्या है, स्मेल डिटेक्शन में काम है इसका। फिर आता है आपका टंग। टंग की अगर मैं बात करूं तो टंग जो है ये आपका टेस्ट करने में हेल्प करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है वेदर समथिंग इज बिटर, सावर, स्वीट और सॉल्टी और यू उमामी। Okay, so whatever receptors are present on the tongue, they are known as your gustatory receptor. ऑल राइट, बहुत इजी से हैं, इजीली याद हो जाएंगे, है ना। ईयर का काम है सुनना, तो इसका नाम क्या हो गया है, फोनो रिसेप्टर। आईज का काम है देखना, तो इसका नाम क्या हो गया है, फोटो रिसेप्टर। नोज का काम क्या है, स्मेल करना, तो इसका नाम हो गया है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग का काम क्या है, टेस्ट करना, तो इसका नाम क्या हो गया है, गस्टेटरी रिसेप्टर। और जो आपका लास्ट है दैट इज स्किन। स्किन का काम है टच, हीट, कोल्ड को सेंस करना, तो इसका नाम हो गया है आपका थिग्मो रिसेप्टर। नेक्स्ट चीज जो आती है आपके नर्वस सिस्टम में दैट इज योर न्यूरॉन। न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं तो आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा है न्यूरॉन का, राइट, क्लास 9 में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो न्यूरॉन के पास क्या क्या चीजें होती है और ये है क्या चीज, तो न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जैसे हम बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिमिलरली न्यूरॉन जो है ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। तो इसका डायग्राम किस तरह से बनाते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से बनाते हैं। मैं आपको साथ के साथ डायग्राम बनाने का तरीका भी बता रही हूँ। इफ यू are going to follow this then it would be very easy for you to make a diagram in your exams. You can modify it as per your needs. This is the basic schematic diagram of the neuron. Okay, very easy diagram, कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे ऊपर आता है इसका डेंड्राइट्स। दीज थिंग्स आर योर डेंड्राइट्स, ठीक है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। फिर ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज सेल बॉडी। बीच में आपको एक चीज नजर आ रही है और ये क्या होगा, इट वुड बी द न्यूक्लियस। डार्क एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ऑर्गेनली नजर आ रहा है जिसका नाम है न्यूक्लियस। उसके बाद आपको नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक एक बड़ी सी लाइन टाइप, राइट, जिसमें आपको कुछ पार्ट्स भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट आपका लॉन्ग एक टर्मिनल सा बन रहा है, एक लॉन्ग एक्सटेंशन सा बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं। इस एक्सॉन पे देखोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी कवरिंग सी बनाई है। इन कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज माइलिन शीथ। बट यहाँ पे साथ के साथ आपको कुछ और चीजें भी नजर आएगी, जैसे देखो मैं यहाँ पे कुछ कलर चेंज करके दिखाती हूँ। इस वाले एरिया में यहाँ पर मैंने माइलिन शीट को नहीं बनाया है, इस वाले एरिया में भी माइलिन शीट इज एब्सेंट। तो इन जगह को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन यू कैन सी देयर यू हैव एंडिंग ऑफ दिस नर्व, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके नर्व एंडिंग, इसको हम कहते हैं, यहाँ हम इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये डायग्राम सबको बनाना आना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। जो यहाँ पे आपको नई चीज सीखने को मिली दैट इज योर माइलिन शीथ एंड नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है, थोड़ा सा ध्यान दो। कुछ जंक्शंस है यहाँ पे,
अगर आपका जो नर्व है, ठीक है, मैं बहुत सिंपल बेसिक डायग्राम बना रही हूं एक, आगे जाके फिर से किसी न्यूरॉन पे ही आके हिट करता है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देयर आर टू न्यूरॉन्स, ये इसका नर्व एंडिंग है, यहाँ पे इसको नया डेंड्राइट मिल रहा है, इसके बीच में यानी कि इस वाले पोर्शन में क्या है, देयर इज अ गैप, इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स। ओके, इस साइनैप्स से क्या होता है, जैसे ही आपका डेंड्राइट इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिसीव करता है, एक्सॉन से पास होता है, एक्सॉन टर्मिनल पे आता है, अब आगे जाके क्या मिल रहा है, थोड़ा सा गैप मिल रहा है, इस गैप में ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है ये केमिकल में चेंज हो जाता है, और इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज न्यूरो ट्रांसमीटर। इस न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये केमिकल है, ये केमिकल आगे इस गैप से पास होगा एंड देन ये फिर से इसे डेंड्राइट रिसीव करेगा और वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनैप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, देखो आगे मैं डिस्कस भी करती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन का अलग अलग चीजें बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे डेंड्राइट्स जो है वो एक्वायर करती है इंफॉर्मेशन को, यानी कि इट इज द फर्स्ट पार्ट of neuron which is going to receive the information. Okay, सेल बॉडी जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसको क्या करेगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में ट्रैवल कराएगी। एक्सॉन जो है लॉन्गेस्ट फाइबर है सेल बॉडी के अंदर, जिसका नाम एक्सॉन है, ये लंबा सा ऐसा फाइबर था जिसको हमने देखा था, और ये ट्रांसमिट करती है आपके इलेक्ट्रिक इंपल्स को फ्रॉम द सेल बॉडी टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। साइनैप्स देखो, एक गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, यहीं पर आपका क्या होता है, देखो जैसे ये आपका है नर्व एंडिंग, ठीक है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है कुछ इस तरह केमिकल के फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और इसको आगे देखिए कौन रिसीव करेगा, आपका डेंड्राइट जो है रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका साइनैप्स हो गया, ये जो बीच का गैप है इसी को हम बोलते हैं साइनैप्स। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। देखो हमारे बहुत सारे ऐसे एक्शन है जो हम खुद करते हैं, कुछ हम ना चाहते हुए करते हैं, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सिमिलरली एक तरह का और एक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, कुछ क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं हमारे बॉडी के टुवर्ड्स अ स्टिमुलस, जैसे नी जर्क, घुटने में एकदम से झटका लगना, है ना, फिर हम किसी अगर हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कोई सडन हमने इमीडिएट रिस्पॉन्स लिया है, क्यों लिया है, ताकि हमारी बॉडी का कुछ हार्म ना हो, राइट। अब इसका कुछ पाथवे है, एक ऐसा पाथवे जिसके थ्रू जो आपके नर्व इम्पल्स है वो क्या करती है, पास करती है, ठीक है, इस वाले पाथवे से। मान लो कि जैसे मैंने कोई स्टिमुलस को टच किया, फॉर एग्जाम्पल हीट, तो मेरे स्किन पे क्या था, रिसेप्टर था जिसका काम क्या है, उसको सेंस करना, डिटेक्ट करना। अब ये जो रिसेप्टर ऑर्गन है इसने क्या करा, इसने सारी इंफॉर्मेशन को आगे भेज दिया टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ने वापस से सिग्नल भेजा टुवर्ड्स द मसल, यानी जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, और एज अ रिजल्ट मैंने एक रिस्पॉन्स शो किया, मैंने अपने हाथ को हटा लिया। ये जो मेरा कंप्लीट पाथवे है, स्टिमुलस से लेके पूरे रिस्पांस तक मैंने एक पाथवे को फॉलो किया है, इस पाथवे को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब इस पाथवे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेट अस हैव अ लुक ओवर दैट। ये जो रिसेप्टर से आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व जा रही है इसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, या हम इसको कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब है ऐसा न्यूरॉन जिसने सेंस करा है कुछ इंफॉर्मेशन को, एफरेंट जो उसको स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आ रही है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड में एफरेंट न्यूरॉन आगे मैसेज को भेजेगा, और उसके बीच में क्या होंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ न्यूरॉन जिसको हम क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन, या हम उन्हें कहते हैं
इंटर न्यूरॉन। ठीक है, अब जो मेरा प्रोसेसिंग के बाद जो मेरा फाइनल रिस्पॉन्स है, जिसके थ्रू आई एम गोइंग टू गिव अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस, यानी कि अपने हाथ को हटाऊंगी टुवर्ड्स दैट टचिंग ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो मेरा रिले इंटरन्यूरॉन है इसने सारे इंफॉर्मेशन को पास किया। अब जो फाइनल इंफॉर्मेशन है वो कौन लेकर आएगा मेरे मसल्स तक, मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन इसको वापस लेकर आएंगे। तो जैसे ही इफरेंट न्यूरॉन पहुंचेगा ये आपकी इफेक्टर ऑर्गन को सिग्नल देगा कि यस यू नीड टू रिमूव योर हैंड, एज अ रिजल्ट देयर विल बी जनरेशन ऑफ अ रिस्पॉन्स। ऑल राइट, तो इसी पाथवे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। अब रिस्पॉन्स जो है कितने तरह के हो सकते हैं, देखो रिस्पॉन्स आपके 3 तरह के हो सकते हैं। वॉलंटरी रिस्पॉन्स, जिसको हमारा फोर ब्रेन यानी कि ब्रेन कंट्रोल करता है बेसिकली, जैसे हम बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब क्या है हमारे वॉलंटरी रिस्पॉन्स है ना, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स की मैं बात करूं तो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो है हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। जैसे हमारी हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, इसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, इट इज गोइंग टू बी गोइंग ऑन थ्रू इट्स ओन, राइट, हम इसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते, अपने आप चलती रहती है सारी प्रोसेसेस। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो इसको कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर रोल आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड इन्हें कंट्रोल करता है। और एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं, नी जर्क, withdrawal of hand on touching a hot object, okay, these all of your reflex action। अब इस रिफ्लेक्स एक्शन की हमें जरूरत क्यों है, देखो जैसे कि मैंने किसी, लेट अस सपोज मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है ना, या किसी ने मुझे पिंच किया, तो मुझे उस टाइम पे बहुत जल्दी से एक्ट करना है, अदरवाइज मेरी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, हार्म हो जाएगी। इसीलिए जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको एक क्विक रिस्पॉन्स लेना होता है ना, बहुत जल्दी से सोचना होता है कि क्या करना है, इसीलिए वहां पर आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है टू जनरेट द रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ ब्रेन। सो ये जो है ये है आपका नीड ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, एक्शन तो हमें समझ आ गए, क्या क्या पार्ट होते हैं इसके, तो यहाँ पर आपके 2 पार्ट होते हैं। वन ऑफ देम इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर वन इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही हम सीएनएस कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पीएनएस कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी 2 चीजें आती हैं, वन ऑफ देम इज योर ब्रेन, अनदर वन इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है ये एक बोनी स्ट्रक्चर से कवर्ड है जिसका नाम क्या है, क्रेनियम है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्कल भी कहते हो। ओके, ये इसके क्या करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, ये भी एक डेलिकेट ऑर्गन है, इसको भी क्या चाहिए, बोनी प्रोटेक्शन चाहिए या कवरिंग चाहिए। तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन कवर करता है, यू हैव वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। पीएनएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके वो सारी नर्व्स आती है जो कि आपके ब्रेन से अराइज होती है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियम ब्रेन को कवर करता है, वहीं से टर्म डिराइव हुआ है आपका क्रेनियल नर्व, ऐसे नर्व्स जो कि आपके ब्रेन से अराइज होती है। सेकंड आता है आपका स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। तो ऐसी आपकी नर्व्स जो कि कहाँ से अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। कमिंग टू योर ह्यूमन ब्रेन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक बार अच्छे से समझेंगे ह्यूमन ब्रेन को। ब्रेन जो है ये आपका मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ऑफ द बॉडी, जितना भी हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन चल रहा है वो कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। अब ब्रेन के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का। इसके अंदर आता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम भी कैसे आता है, जिसको आप इस तरह के डायग्राम को देखते होगे ब्रेन का, राइट, ये जो आपको पूरा जो टॉप का हिस्सा नजर आ रहा है वो क्या है, आपका सेरिब्रम ही होता है।
अब सेरिब्रम का काम क्या है, या बेसिकली मैं बात करूं फोर ब्रेन का काम क्या है, तो फोर ब्रेन जो है ये आपका थिंकिंग पार्ट करता है। जितना भी हम सोचने का काम करते हैं वो सब आपका फोर ब्रेन करने वाला है। जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, अभी मार्क कर रही हूँ, है ना, तो ये सब क्या है, मेरे वॉलंटरी एक्शन है जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, यानी कि आपकी मेमोरीज को फॉर्म करता है। रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स को फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी और उन सबको इंटीग्रेट करता है। फिर ये सेंटर जो है ये आपके हंगर से भी एसोसिएटेड है, यानी कि भूख भी यहीं से लगती है। गाइस मेरे को भूख भी लग रही है ना, तो मेरा फोर ब्रेन इज एसोसिएटेड विद इट। ओके, सो मिड ब्रेन की बात करते हैं। कंट्रोल करता है आपके ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि हमारे प्यूपिल के साइज का चेंज होना, हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट होना हेड के, नेक के और ट्रंक के। ओके, तो ये सब कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन करता है। ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज इज ऑल्सो डन बाय योर मिड ब्रेन। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ, ब्लिंकिंग ऑफ आईज इज ऑल्सो डन बाय द मिड ब्रेन। फिर तीसरा पार्ट आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या है, फिर से तीन पार्ट्स है। जैसे सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पोस्चर को और बैलेंस को, कि हम किस तरह से बैठे हैं, हमारा बैलेंस बना है कि नहीं। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरिबेलम करता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये सेरिबेलम जो है ये एक लीफ लाइक या ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द ब्रेन। प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, यानी कि मैं पेन से लिख रही हूँ, राइट, तो ये जो मेरा पेन पकड़ने का जो तरीका है, इसमें मैं कितना एक्यूरेटली इस पेन को पकड़ सकती हूँ, इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। सेकंड पार्ट आता है आपका मेड्यूला। मेड्यूला की अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो कि कंट्रोल करता है अगेन आपकी इनवॉलंटरी एक्शन को। अब कौन कौन से इनवॉलंटरी एक्शन को हमारा मेड्यूला कंट्रोल करता है, तो इसमें आता है आपका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, सलाइवेशन को, यानी कि जब आपको खाना देके सलाइवा आता है, दैट इज आल्सो कंट्रोल बाय द मेड्यूला, एंड वॉमिटिंग को। फिर आता है आपका तीसरा पार्ट पॉन्स। पॉन्स का पूरा नाम है पॉन्स वेरोलाई, और ये भी क्या करते हैं, आपके इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये आपका रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ये जो मेड्यूला है यही आगे जाके आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो विद दिस योर ब्रेन पार्ट इज आई होप वेरी मच क्लियर। एक बार डायग्राम और देख लेते हैं ह्यूमन ब्रेन का। इसी तरह का ही डायग्राम आपके एग्जाम में भी आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस अपर कंप्लीट पार्ट इज योर फोर ब्रेन। इस फोर ब्रेन में आपको क्या नजर आ रहा है, सेरिब्रम नजर आ रहा है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है एक मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है ये आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। Then you can see at the bottom you can see pons, medulla एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये। पॉन्स यहाँ पे नजर आ रहा है, मेड्यूला भी आपको नजर आ रहा है। मेड्यूला आगे जाके आपको दिख रहा है किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो गया है। तो पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम जो है आपका हाइंड ब्रेन बना रहा है। देन ये जो आपका मिड ब्रेन है यहीं पर आपको क्या नजर आ रहा है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड भी नजर आ रहा है। इसका भी रोल हम देखेंगे, तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। पूरे ब्रेन के ऊपर यू कैन सी देयर इज अ स्कल प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स है अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, एंड विद दिस द ह्यूमन ब्रेन इज ओवर। अब काम, अच्छा देखो यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो ब्रेन जो है ये किससे एनक्लोज हो रखा है, एक बोनी कवरिंग से एनक्लोज हो रखा है जिसका नाम है क्रेनियम। इसी को हम स्कल या ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। इसके अलावा आपका ब्रेन जो है ये प्रोटेक्ट होता है एक फ्लूइड फिल्ड बलून से। अब ये फ्लूइड फिल्ड बलून में कौन सा फ्लूइड है, पानी तो होगा नहीं, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, CSF भी कहते हैं। तो जो ब्रेन जो है ये किससे प्रोटेक्टेड है, CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से प्रेजेंट प्रोटेक्टेड है, जो किस तरह एक्ट करता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये एनक्लोज है आपके वर्टिब्रल कॉलम में, एंड यस यहाँ पर भी आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तभी इसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट बोथ ऑफ योर ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। बहुत मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ना हमारे बॉडी का, तो इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नाउ हमारा कोऑर्डिनेशन कैसे होगा नर्वस और मस्कुलर सिस्टम में? तो देखो, जो हमारा सेंस ऑर्गन है, स्टिमुलस है, उसको कौन सेंस करेगा? सेंस ऑर्गन। कैसे करेगा? इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर जो है इसने सेंस करा। अब यहाँ से क्या हुआ? आपका सेंसरी नर्व ने सीएनएस तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया। सीएनएस की बात करें तो इट कुड बी बोथ योर स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज योर ब्रेन। अगर रिफ्लेक्स एक्शन है तो स्पाइनल कॉर्ड है, अदरवाइज वो ब्रेन होगा। ब्रेन क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, एक डिसीजन लेगा और एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद मोटर नर्व यानी कि आपका इफ्रेंट न्यूरॉन से ये मैसेज पास होगा। कहाँ जाएगा? आपके मसल तक जाएंगे। मसल में आपका रीअरेंजमेंट होगा मसल्स प्रोटीन का। एज अ रिजल्ट आपका मसल जो है शॉर्टन हो जाएगा एज पर द कंडीशन, और यू विल बी जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स, राइट। हम क्या करेंगे? एक रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे, यानी कि हम किसी भी चीज के अगेंस्ट में रिएक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ईच अदर सो दैट देयर कुड बी डिजायर्ड रिस्पॉन्स जनरेटेड। क्या लिमिटेशन होती है इस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या नर्वस सिस्टम की? तो जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जो है सिर्फ उन सेल तक ही पहुंच सकता है जो कि कनेक्टेड है बाय द नर्वस टिश्यू। अब अगर नर्वस टिश्यू कहीं जगह पे नहीं हो तो क्या होगा? तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हमारा आता है केमिकल कम्युनिकेशन। अब जैसे ही आपका जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, आपका सेल जो है थोड़ा सा टाइम लेता है ताकि वो अपने मैकेनिज्म को रीसेट कर सके, और उसके बाद वो दूसरा इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। सेल्स जो है ये हमेशा याद रखना कि जितने भी हमारे सेल हैं वो कंटिन्यूसली क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं करते इम्पल्स को। ऐसा नहीं है कि एक इम्पल्स जो है वो गया और तुरंत ही आपको दूसरा चला गया, नहीं। एक इम्पल्स के जाने के बाद सेल अपने आप का पूरा मैकेनिज्म को रीसेट करेगा। रीसेट करने के बाद वो दूसरा इम्पल्स लेगा। अब प्लांट्स के अंदर तो ऐसे नर्वस सिस्टम नहीं होते हैं। सो प्लांट्स कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट, वो भी देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कमिंग टू योर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो है आपके क्या है? स्टेशनरी है, दे आर इमूवेबल। अगर वो मूव नहीं कर सकते तो उनके अंदर मूवमेंट कैसे होगी? तो मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दो तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, अनदर वन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ जो है, इसमें क्या होता है? जो प्लांट है आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है टू द स्टिमुलस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज नेस्टिक मूवमेंट। प्लांट जो है यूज करते हैं आपके केमिकल और इलेक्ट्रिकल मीन्स को ताकि वो अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सके फ्रॉम द सेल टू सेल, राइट। अब ये जो मूवमेंट है जो होने वाली है, ये कैसे होगा? सेल जो है अपना शेप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपना शेप चेंज? अपने अंदर अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करके। इधर जो आपका सेल है वो स्वेल हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। एज अ रिजल्ट देयर विल बी जनरेशन ऑफ अ मूवमेंट, और वो रिस्पॉन्ड करेगा टुवर्ड्स द स्टिमुलस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अबाउट द माइमोसा पुडिका प्लांट, यानी कि टच मी नॉट प्लांट की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है? जैसे हम उसके लीव्स को टच करते हैं वो ड्रूप कर जाती है। So this drooping of leaves of touch me not plant on touching it is an example of nastic movement. नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। किस तरह के मूवमेंट होते हैं? तो डिपेंडेंट और ग्रोथ में जो होता है इसमें आते हैं आपके ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं? जैसे आपके डायरेक्शनल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल प्लांट जो है हमेशा जहाँ पे सनलाइट है उस तरफ को मूवमेंट शो करता है, तो ये क्या है? टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस इट इज मूविंग, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल डिपेंडेंट ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जितने भी आपके ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर डायरेक्शनल। और इससे क्या रिलेटेड है आपका? ग्रोथ भी रिलेटेड, यानी कि एज अ रिजल्ट द प्लांट विल ग्रो। टेंड्रिल्स की बात करें फॉर एग्जांपल, जो पार्ट होता है टेंड्रिल का वो हमेशा उस तरफ को जाता है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट हो, राइट। फॉर एग्जांपल देखो, दिस इज अ प्लांट। जनरली क्या होता है? टेंड्रिल्स, अगर यहाँ पे एक लकड़ी है तो वो इसके ऐसे चारों तरफ
कॉयल हो जाती है। वो क्यों होती है? बिकॉज इससे उसको सपोर्ट मिलने वाला है, राइट। उसका क्या होगा, सर्कुलेशन हो जाएगा टेंड्रिल्स का अराउंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो जितने भी आपके टेंड्रिल्स है वो कहाँ ग्रो करेगी, प्लांट की इस वाली साइड ग्रो करेगी जहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा है ना। रादर इस साइड उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा तो इधर वो ग्रो नहीं करेगी। अब जो आपके ट्रॉपिक मूवमेंट है वो कितने तरह के होते हैं? बेसिकली देयर आर 5 टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिखे हुए हैं। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म की बात करें, इसमें क्या होना है, मूवमेंट होनी है टुवर्ड्स द लाइट, नॉट नेसेसरी टुवर्ड्स द लाइट, अवे फ्रॉम द लाइट भी हो सकता है। तो जितने भी आपके ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। वन ऑफ देम इज योर पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव की जब हम बात करते हैं, पॉजिटिव का मतलब है कि जो आपका ग्रोथ हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो रहा है। नेगेटिव में क्या हो रहा है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस से दूर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट जो आपके टुवर्ड्स द लाइट ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि ग्रोथ ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट विल बी कंसिडर्ड एज योर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटो का मतलब है लाइट, लाइट से एसोसिएटेड है, तो मूवमेंट्स टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस विल बी नोन एज योर फोटोट्रॉपिज्म। फिर आता है आपको जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, मूवमेंट जो है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होगा। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ रूट्स इन द सॉइल, है ना। तो ये क्या है, टुवर्ड्स होगा तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अवे होगा तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म की अगर मैं बात करूं तो कीमोट्रॉपिज्म भी वही है, मूवमेंट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द केमिकल। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज एन गुड एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। देन यू हैव हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिसमें आपका होता है मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर, एज अ रिजल्ट जैसे ग्रोथ ऑफ द रूट्स होता है टुवर्ड्स द वाटर। एंड द लास्ट वन इज योर थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म की बात करें, एक एग्जांपल देखो, ये है आपका एक सेटअप है, यहाँ पे आपका प्लांट है। अभी जो प्लांट है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ये इस तरह से मूव क्यों करा, ये ऐसे मूव क्यों नहीं कर गया, क्योंकि अगर वो ऐसे मूव करता उसको क्या मिलता, यहाँ पर एक टच या एक ऑब्जेक्ट मिलता जो इसकी ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता, तो आपका प्लांट जो है बेंड हो गया। यानी कि ये किस तरह का ट्रॉपिज्म है, थिग्मोट्रॉपिज्म है, जिसमें आपका टच रिसेप्टर जो है वो काम करता है। यानी कि आपका जो टच का ऑब्जेक्ट है जिसने आपके रास्ते को ब्लॉक करा हुआ है, उससे आपका मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है। सो मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नोन एज योर थिग्मोट्रॉपिज्म। अब प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो है वो उसमें आपका हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है। अगर मैं हार्मोन्स की बात करूँ तो प्लांट हार्मोन्स जो है ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे प्लांट के अंदर ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, रिस्पॉन्स करेंगे टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। प्लांट के अंदर टोटल 5 तरह की प्लांट हार्मोन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। ये जो फाइटो हार्मोन है इनके क्या क्या नाम है, तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है ए केज। ए केज की बात करें तो ए स्टैंड्स फॉर योर ऑक्सिन, सी स्टैंड्स फॉर साइटोकाइनिन, ए स्टैंड्स फॉर एब्सिसिक एसिड, जी स्टैंड्स फॉर जिब्रेलिन एंड ई स्टैंड्स फॉर इथाइलिन। तो बस प्लांट्स के अंदर ये 5 हार्मोन है, इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है, एक एज से आप लोग याद कर सकते हो। अब देख लेते हैं इनका काम क्या क्या है। ऑक्सिन का काम है कि ऑक्सिन जो है जहाँ पे भी आपका शूट टिप होगा, रूट टिप होगा, उस जगह पे आपका ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है, शूट टिप एज वेल एज रूट टिप पर। ये क्या करता है, आपके सेल को लॉन्गर ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी कि आपके सेल को इलोंगेट करता है, आपका जो रूट और शूट टिप है वो ग्रो करेगा। साथ के साथ जो ऑक्सिन है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, आपके फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होता है। देन यू हैव जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ द स्टेम को करता है।
साइटोकाइनिन जो है ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, और सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये फ्रूट्स और सीड्स में प्रेजेंट होता है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो एब्सिसिक एसिड जो है इनिबिट करता है ग्रोथ को, यानी कि ग्रोथ को रोक देता है। प्लांट्स के अंदर जितनी भी लीव्स जो है जब वो विल्ट कर जाती है, वो किसके वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। प्लस ये प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है, जब आपका प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है तो उसके अंदर क्या रिलीज होता है, एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है। इसके अलावा जो लास्ट हार्मोन है दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन जो है एक गैसियस हार्मोन है, और इसका काम है कि ये राइपनिंग ऑफ द फ्रूट में हेल्प करता है। तो जबकि फ्रूट जो राइपन अप हो जाते हैं वो क्यों होते हैं, ड्यू टू दिस हार्मोन विच इज नोन एज योर इथाइलिन। सो इसी के साथ प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो ओवर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड इन द एनिमल्स। हार्मोन की अगर मैं बात करूं, हम काफी देर से हार्मोन हार्मोन कह रहे हैं, बट ये होता क्या है। तो हार्मोन का एक बेसिक डेफिनेशन है कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंस जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके अंदर ग्रोथ को। अब ये हार्मोन आते कहाँ से हैं, तो ये आते हैं एनिमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये अपना प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं इनटू द ब्लड। आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए मैं कह रही हूं ऐसे ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन क्या कर रहे हैं, सीधा ब्लड में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ये एक ग्लैंड है, इसके पास एक ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इस पाइप के थ्रू इसका सिक्रीशन आएगा, इस पाइप को हम क्या बोलेंगे, डक्ट बोलेंगे, एंड फाइनली इट विल बी रिलीज टू द ऑर्गन जहां पे भी ये डक्ट आपका कनेक्ट कर रहा है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को रिलीज करते हैं, जिसमें आता है आपके डाइजेस्टिव जूसेस, जितने भी आपके डाइजेस्टिव जूसेस है, सलाइवा जो आपका सिक्रीट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या होता है, डक्ट के थ्रू आपके माउथ में रिलीज होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है, तो दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड, और ये क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं, जिसके एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। और इसके सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज हार्मोन्स। ऑलराइट, सो कौन कौन से हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनके हार्मोन क्या है और इनका फंक्शन क्या है, तो एक टेबुलर फॉर्म में ही इसको कवर कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहला हार्मोन है आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की अगर मैं बात करूं तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, नाम से बिल्कुल सिमिलर है। लोकेशन क्या है इसकी, नेक या थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो इट इज गोइंग टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसके रेगुलेशन, उसका जो मेटाबॉलिज्म होना है उसको रेगुलेट करता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बटरफ्लाई शेप का ये आपका ग्लैंड होता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही समझ आ रहा है कि ग्रोथ में इसका रोल होने वाला है। कौन रिलीज करता है इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये, आपका मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। सो नाउ यू कैन इजीली रिकॉल कि हमने वहाँ पे पिट्यूटरी को देखा था मिड ब्रेन में ही, और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। थर्ड आता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन। और इसको कौन रिलीज करता है, एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है, जो कि प्रेजेंट है आपके किडनीज के टॉप पर। रेगुलेट क्या करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा है, या फिर हमने इसको क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके नाम है। नेक्स्ट हार्मोन इज योर इंसुलिन, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। और इंसुलिन कौन रिलीज करता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास का नाम हमने और कहाँ सुना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सुना है। वहां पे हमने देखा था ये क्या रिलीज करता था, पैनक्रियाटिक जूसेस। जब आपका पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करता है तो वो कैसे फंक्शन करता है, एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ये फंक्शन करता है। बट जब आपका पेनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है तो ये किस तरह से काम कर रहा है, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। इसीलिए हम पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज
हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये सबको पता है, बिलो द स्टमक इट इज प्रेजेंट। काम क्या है इसका कि हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल को ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज योर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो है आपके मेल्स में मिलता है और ईस्ट्रोजन जो है आपके फीमेल्स में मिलता है। दोनों ही सेक्स हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने वाला टेस्टिस है, ईस्ट्रोजन को रिलीज करने वाली ओवरीज है। दोनों कहाँ मिलते हैं, जेनाइटल्स या लोअर एब्डोमेन एरिया में मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू डू द चेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी से रिलेटेड जितने भी चेंज है। इसके अलावा देयर इज अ ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, जो भी कहाँ प्रेजेंट है, फिर से आपके मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, जस्ट अबव द पिट्यूटरी। और इसका काम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, यानी कि ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज करे। सो दिस हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी खुद जो है मास्टर ग्लैंड है, बट ये जो पिट्यूटरी का भी कोई मास्टर है जो उसको रेगुलेट करता है, और वो कौन है, आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, पिट्यूटरी बाकी सारे ग्लैंड को रेगुलेट करती है और पिट्यूटरी को रेगुलेट करने वाला आपका हाइपोथैलेमस है। लोकेशन देख लेते हैं सभी ग्लैंड्स की, इसमें कुछ एडिशनल ग्लैंड भी है, आई विल tell you about those as well. Hypothalamus is there which is the master of master gland, जो कि क्या रिलीज करेगा, आपका रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। देन यू हैव पीनियल ग्लैंड एज वेल। पीनियल ग्लैंड जो है ये क्या रिलीज करता है, ये मेलाटोनिन को रिलीज करता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करती है। ऑलराइट, यानी कि हम कब सोए कब उठे इसके साइकिल को मेंटेन करती है, यानी कि बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है उसको मेंटेन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा और बाकी सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, आपका थायरॉक्सिन को रिलीज करता है। देन यू हैव पेनक्रियास जो कि आपका इंसुलिन रिलीज करेगा। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये आपका एड्रीनलिन हार्मोन को रिलीज करेगा। टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा। ओवरी जो है आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को ही रिलीज करती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा हमें आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, राइट, जिसमें आयोडाइज सॉल्ट हो उसे ही खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, बिकॉज आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो कि इसेंशियल पार्ट है हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन का, जो कि सिक्रीट होता है बाय द थायराइड ग्लैंड। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का हमने फंक्शन देखा कि रेगुलेट करने वाला है मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को। तो अगर हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है मेंटेन रहता है। और अगर कोई नहीं खाता है तो क्या होता है, उसके अंदर एक डिजीज हो जाती है जिसको हम गॉइटर कहते हैं, यानी कि उसका जो नेक एरिया है वो स्वेलन हो जाता है और उसके अंदर जो बॉडी है उसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से ग्लैंड है जिनके फंक्शनिंग से हमें दिक्कत हो सकती है, तो आपने एक डिजीज का नाम सुना है, डायबिटीज, जिसको हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर भी कह देते हैं, राइट, बहुत कॉमनली ये टर्म यूज होता है। तो डायबिटीज है क्या, एक ऐसा डिजीज है जिसके अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है, यानी कि कमी हो गई है, जो कि कौन सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है, जिसका काम क्या था, टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, बाय टेकिंग द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इसके अलावा जो पिट्यूटरी है ये क्या रिलीज करती है, आपका ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाए, ठीक है, यानी कि हाई अमाउंट में अगर ये सिक्रीट हो जाए तो क्या हो जाता है, गाइगेंटिज्म हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है। और अगर लो अमाउंट में सिक्रीट हो तो क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। ठीक है, नाउ अब हमारे बॉडी में ऐसा तो नहीं है हमेशा ही हमारे हार्मोन्स जो है वो
रिलीज होते रहे, है ना। एक्सेस या डेफिशिएंसी होने का भी हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में क्या है, देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि ये कंफर्म करती है, ये इसको ऑथराइज करती है कि हार्मोन जो है सिर्फ उतना ही सिक्रीट हो जितना उसकी जरूरत है, और सही टाइम पे हो, एग्जैक्ट क्वांटिटी में हो। ऐसा नहीं हो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है या बहुत कम रिलीज हो रहा है, और ऐसा नहीं हो कि हर समय ही सिक्रीट होने लग जाए। इससे क्या होगा, आपका बॉडी का डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, ये क्या होता है, एक शॉर्ट में बताती हूँ पहले, उसके बाद एक एग्जांपल लेके वी विल एक्सप्लेन यू। सो रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी में क्या है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है, कुछ आपके बॉडी में चेंज करने हैं। तो जैसे ही आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट आएगा, एज अ रिजल्ट देयर विल बी रिलीज ऑफ द हार्मोन। हार्मोन रिलीज हो गया। हार्मोन जब रिलीज हो गया तो इसने क्या किया, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस करे जिसकी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट थी। अब जैसे ही चेंज हो गया, उसने क्या किया, एक फीडबैक भेजा आपके सिस्टम को, जो क्या करेगा, आपके हार्मोन सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा। अगेन अब हार्मोन सिक्रीशन रुक गया, फिर जब दोबारा बॉडी में नीड होगी तो फिर से आपका हार्मोन रिलीज होगा। तो ये क्या है, ये एक कंटिन्यूअस लूप है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक लूप कहते हैं, या फिर से हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि अगर हमें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है तो कैसे होगा, पेनक्रियास इज देयर, ठीक है। लेट अस सपोज कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है, तो ये क्या करेगा, ये एक पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस कि बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा टुवर्ड्स द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है आगे जाके फिर से आपका हार्मोन भेजेगा टुवर्ड्स द, सिग्नल भेजेगा पेनक्रियास को इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन कि नाउ यू नीड टू रिलीज द हार्मोन। पेनक्रियास जो है इंसुलिन को सिक्रीट करेगा, एज अ रिजल्ट आपका ब्लड लेवल जो है कंट्रोल हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल हो जाएगा, आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है आपका एसएच का मतलब, जिसको भी डाउट है। तो आपका ब्लड लेवल क्या हो गया, कंट्रोल में आ गया। बट नाउ लेट अस सपोज कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो ये क्या जनरेट करेगा, ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस। अगेन जो आपका नेगेटिव फीडबैक है जो हाइपोथैलेमस को रिसीव हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा। रिलीजिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी तक पहुंचेगा, पिट्यूटरी को जब समझ आएगा तो पिट्यूटरी आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भेजेगा टुवर्ड्स द पेनक्रियास, एंड अगेन पेनक्रियास अपने हार्मोन को रिलीज करेगा सो दैट आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाए। सो बेसिक सी सिंपल सा मीनिंग यही है कि आपकी बॉडी में क्या आया, देयर इज अ नीड की वजह से आपके हार्मोन क्या हुए, रिलीज। हार्मोन रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, देयर इज अ चेंज इन द बॉडी, एज अ रिजल्ट यू आर गोइंग टू गिव अ फीडबैक। ओके, सो विद दिस द कंप्लीट चैप्टर इज ओवर। आपने पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में पढ़ लिया, प्लांट्स में कैसे होता है ये पढ़ लिया, और हमारे अंदर कितने तरह के सिस्टम में नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड के क्या पार्ट्स है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं एमसीक्यू टाइप। पहला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर हंगर इज सिचुएटेड इन डैश। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड ऑल ऑफ द अबव इज द ऑप्शन गिवन। तो क्या आंसर होगा इसका, फोर ब्रेन। हम लोगों ने देखा था कि जब भी हमें भूख लगती है तो वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल बाय द फोर ब्रेन, ठीक है, यानी कि सेरिब्रम इसे कंट्रोल करता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या हार्ट। तो सबको पता है मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है, हमारा ब्रेन है। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका हाइंड ब्रेन है उसके पास तीन पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ये जो मेड्यूला ऑब्लंगाटा है यही आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेड्यूला। द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट इज, अब टुवर्ड्स द लाइट ये आपका स्टिमुलस है, तो करेक्ट आंसर वुड बी योर फोटोट्रोपिज्म। चूज द इनकरेक्ट, देखो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, यहाँ पे इनकरेक्ट चूज करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पेनक्रियास, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, नो। इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, yes.
Insufficient secretion of insulin will cause diabetes. This is also correct. So the incorrect option will be your option number B. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल करता है? आपका ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है, जो कि कौन सिक्रीट करेगा? पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सिक्रीट करता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, which phytohormone is responsible for wilting of leaves? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन. तो वेरी सिंपल, विल्टिंग ऑफ लीव यानी कि पत्तियां मुरझा रही है, स्ट्रेस में आ गई है, तो स्ट्रेस हार्मोन कौन है आपका? एब्सिसिक एसिड. So with this we have discussed the complete chapter and few of the question. Now we will meet in the next class with the next chapter. Till then, bye bye everyone. Take care. Do like the video and share it among your friends. Bye bye everyone. Take care.